हाय फ्रेंड्स। यह वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खासकर वैसे कैंडिडेट्स जो अभी फॉर्म फिलअप करने में डिले किए हुए हैं, खासकर जिसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल इन दिस टाइम। सो अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए उसके कंटेक्स्ट में ये वीडियोस स्पेशली बना हुआ है, तो आप ज़रूर विजिट करें। आप इस कंप्लीटली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है तो मैंने रियलाइज़ किया कि सीधे इसका सॉल्यूशन मुझे यूपीएससी के द्वारा ही मिल सकता है, तो इधर उधर की बातें ना सोचे और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है वहाँ सीधे जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है, और अगर मान लीजिए कि आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है 2024 में, तो ओटीआर और पासवर्ड भी आपने सेफली नहीं रखा है, किसी सम रीजंस के वजह से हो सकता है कि नहीं हो। तो उस कंडीशन में भी आप वहाँ जब माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। और घबराए नहीं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कुछ साइबर कैफ़े वाले ऐसे बोलेंगे जो मतलब कहते हैं कि फ्री की एडवाइस तो सबको ही दे ही देगा, तो इधर-उधर की बातों में ना जाए कि आप नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम में, ये होगा, वो होगा। सीधे आप जाए यूपीएससी, वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ काफ़ी एक तरह से डिसिप्लिन रूप में उसको सुना जा रहा है और इमीडिएट वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो मुझे मेरे साथ नंबर और ईमेल आईडी जो कि अभी नॉट अवेलेबल है इन दिस टाइम, सो बेसिकली ओटीआर और पासवर्ड जो उस समय का था वहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। सो फुल वीडियोज़ को देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या-क्या प्रोसेस है और आपको यूपीएससी में कहाँ पे जा। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज के सेशन में समझने वाले हैं कि मान लीजिए कि यूपीएससी 2025 के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपके पास ओटीआर ईमेल आईडी और नंबर नहीं है, तो देन आफ्टर आप क्या करेंगे। चूँकि ये मेरे साथ समस्या हुआ और मैंने फाइनली जब फिल किया अपने फॉर्म को, देन आफ्टर मुझे सारे प्रोसेस क्लियर हुए। आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मतलब ऐसे क्रिएटर्स जो तरह तरह की बातें ऐसे करना है वैसे करना है, बट जेन्युइन व्यक्ति वही आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है। जैसे मैं कई दिनों से पूरी तरह से एक तरह से स्ट्रेस में था। देन आफ्टर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे होगा, और साइबर वाले भी कुछ ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट आपको वहाँ से नहीं होगा भाई, आपकी ईमेल आईडी नहीं है, नंबर है तो नहीं होगा, आप नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम में, तो वो एक अलग प्रेशराइज होता है। सो यू नो डैट, आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की एग्जामिनेशन। और ख़ासकर यूपीएससी ने तो एक अलग ही लेवल का चैलेंजेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो कहेंगे कि काफ़ी टफ है इस बार की जो फॉर्म फिलअप को लेकर जो भी प्रोसेस दिए गए हैं। सो आई मीन, मैं बात करूँगा कि मान लीजिए कि वैसे कैंडिडेट जिनका मोबाइल नंबर, ओटीआर या फिर अदर इश्यूज है, तो वो उनको क्या करना चाहिए। तो वो बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने दो इधर रिसेंटली 4-5 डेज़ बहुत ही डेस्परेट था, आई मीन, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैं डायरेक्ट वे किया यूपीएससी के तरफ, राइट। सो बेसिकली आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है फॉर्म फिलअप को लेकर, इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट तो भर चुके हैं, बट रीजन्स है कि अगर मान लीजिए कि मेरे जैसे अगर आपको भी किसी प्रकार की दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो घबराए नहीं। और काफ़ी प्रिविलेज संस्था है यूपीएससी। देन आप जब जाएंगे यहाँ पे, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं नहीं, सीधे आप मेट्रो से निकलिए और खान मार्केट, ओके, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन जो कि यूपीएससी आयोग के बहुत ही करीब है, प्रोबेबली 1 किलोमीटर के रेंज में ही होगा, राइट। सो आपको डायरेक्ट यूपीएससी आयोग जाना है और यूपीएससी जो रिसेप्शन काउंटर है, ओके, जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे जाके अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वहाँ बताना है, और वहाँ की टेक्निकल टीम इमीडिएट जस्ट उसका सॉल्यूशन दे रहा है। तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपने ओटीआर पहले से कर रखा है, सो बेसिकली अगर
वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से जो भी ना एक सॉल्यूशन मिले उसको आप समझें और वहाँ से ही क्लैरिटी होगी कि आप क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आप आता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और आपको भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सीधे माइग्रेट करना है यूपीएससी में। सो मैंने एग्ज़ाम जो दिया था 2024 उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है फॉर सम रीजंस। सो बेसिकली यूज़ में नहीं है तो क्या कदम उठाया जाए। तो मैं तो बहुत डेस्परेट था, जैसे मेरे जैसे कई एस्पायरेंट्स हो सकते हैं इस तरह के एग्जांपल्स। सो बेसिकली मैं कई जगह साइबर में गया तो उन लोगों ने ऐसे बोल दिया कि नहीं, आपको नहीं हो सकता है फॉर्म फिलअप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बिना। बट सॉल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी आपके समक्ष क्वेश्चन आए तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने का आप प्रयास प्रयास करेंगे। सो नाउ सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैं तो एक बार जैसे जो 157 पेज की यूपीएससी ने अपना इंस्ट्रक्शन दे रखा है, देन आफ्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। बट मुझे क्लैरिटी नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी माइग्रेट कर गया और यूपीएससी आयोग में मुझे वहाँ सॉल्यूशन मिला। तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ में नहीं है तो आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, राइट, तो आपको ओटीआर में एक तो मिला होगा आपको आईडी, राइट, आपका ओटीआर नंबर यानी कि ओटीआर आईडी मिला होगा और दूसरा इसका पासवर्ड मिला होगा। ओके, पासवर्ड मिला होगा। इनफैक्ट यदि आपने इसको सेफली रखा है तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की कोई भी नीड नहीं है। ओके, बट वही चीज़ें हैं कि आप पहले चीज़ों को समझिए और ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है देन आफ्टर आप सीधे माइग्रेट कर जाइए यूपीएससी आयोग में। जैसे मैं वहाँ पे गया था तो जैसे मेरा ईमेल आईडी नंबर नहीं था तो वहाँ पे सॉल्यूशन मुझे ये दिया गया कि आप ओटीआर और पासवर्ड यहाँ से ले सकते हैं। सो बेसिकली यूपीएससी काफ़ी प्रिविलेज मुझे लगा और इनफैक्ट है भी। तो ओटीआर और जो इसका पासवर्ड है जो आपने वन टाइम किया होगा, इनफैक्ट किसी रीजन से आपके पास नहीं है तो वहाँ पे मतलब जस्ट आप जैसे बोलेंगे वहाँ पे इमीडिएट वो लोग आपको दे देंगे और इससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स जिस भी विद्यार्थी को हो रहा है वो ज़रूर माइग्रेट करे, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है। मेरे समय क्या हुआ कि 2 डेज़ बचा हुआ था, आई मीन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बट देखा जाए तो यूपीएससी एक तरह से बच्चों के लिए कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से हिदायत दिया और थोड़ी बहुत रिलीफ दिया कि उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से डिसीजन रहा। सो बेसिकली आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का फेस हो रहा है तो आपको ज़रूर वहाँ माइग्रेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप जब यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कि आप अपने से या फिर साइब वहाँ जब जाएंगे आप ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे देन आफ्टर आपको एक मिलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अप्लीकेंट कैन लॉग इन हिज हर अकाउंट यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब ये तो होना चाहिए अब्लिग मोबाइल नंबर एज लॉगिन आईडी थ्रू ओटीपी, एक ये दूसरा ऑप्शन हो गया। एंड थर्ड में देखिए ओटीआर आईडी थ्रू पासवर्ड, तो ओटीआर आईडी और आपका पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा आपके यूपीएससी जो वहाँ के रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे मिल जाएगा यदि आपने सेफली नहीं रखा है तो। बट ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर ये तो वहाँ नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, बट प्रोबेबली अगर देखा जाएगा तो आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ओल्ड ओटीआर वाला नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि और भी ओटीआर में कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं गया हूँ 2 बार यूपीएससी भवन तो मुझे पता है कि तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर। जैसे मान लीजिए कि किसी का रोल नंबर
जैसे बाई मिस्टेक साइबर कैफ वाले ने वो उसको कर दिया जैसे अलग हो गया, तो घबराना नहीं है। आप अभी एग्जामिनेशन दीजिए, एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे मुझे ये सजेशन किया गया कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप मतलब लाइफ में एक बार आपको इन केस एक बार अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है, तो नंबर को लेकर वहाँ पे मेंस के स्तर पे आपको एक मतलब लेटर एप्लीकेशन देना होगा यूपीएससी को कि यहाँ यहाँ पे एरर रह गया था बाय मिस्टेक साइबर कैफ की वजह से, या जो भी हो इशूज़ आप वहाँ डालेंगे और किसी भी प्रकार की आपको एक तरह से आगे के प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो बेसिकली कुछ ये बातें थी जो कि मुझे लगा कि ये कर देना चाहिए। और वैसे भी बहुत कम समय बचा है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है उसको ज़रूर कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा तो डैफ देखा जाएगा तो 17 पेज का डैफ हुआ है, तो बहुत ही आप जेन्युइन तरीके से भरेंगे, हॉबीज़ को लेकर या डैफ को लेकर इधर उधर नहीं भटकना है। जो आप या फिर करना चाहते हैं हॉबीज़ को मतलब इंक्रीज कर लेंगे 1 ईयर में, या फिर आपने ऑलरेडी रखा है देन आफ्टर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जेन्युइन चीज़ें प्रेजेंट करने के बाद से जो एक व्यक्तित्व है, आपकी जो नैतिक जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करता है बोर्ड मेंबर्स को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए कि फॉर्म से रिलेटेड, तो बेसिकली अब वहाँ पे तो बहुत जैसे एनसीएल है या इसके अलावे बोर्ड्स के बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया हैं जो फुलफ़िल करना पड़ रहा है। खासकर जैसे स्पेशली मैं बात करूँ तो जो जैसे मान लीजिए कि एनसीएल को लेकर तो स्पेशली जो एक प्रोसेस उसमें किया गया है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो आपका एनसीएल है तो 3 इयर्स का लिया जा रहा है। और दोस्तों एक और बात कि यहाँ पे 3 अटैम्प्ट्स को वहाँ पे फील कराया जा रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो आपसे 3 कॉलम यहाँ पे फिल कराया जा रहा है। ओके, ये देखिए कितनी मतलब मास्टरमाइंड एक तरह से बोलेंगे कि यूपीएससी का ये एक तरह से पहल है कि इसके पहले आपने जैसे मान लीजिए कि जितने भी एग्जामिनेशन दिया है वहाँ पे रोल नंबर उसका डालना है, राइट। वहाँ पे रोल नंबर भी मांगा जा रहा है। ओके, सो बेसिकली नहीं है तो कोई उतना बड़ा इशूज़ नहीं है। बट आपको अगर मान लीजिए कि 2000 आपने 24 में दिया एग्जामिनेशन तो उसका रोल नंबर, 2023 में दिया तो उसका रोल नंबर, 2022 में दिया। अगर मान लीजिए कि 2018 में कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है फिर 2023 में, तो उसको इसी क्रम में उसको फील करना होगा। तो ये भी यूपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो एनसीएल है, राइट, जो एनसीएल है उसमें तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। और जो आपकी इनकम है, ओके, इनकम जो सर्टिफिकेट है उसमें भी 3 इयर्स का एक तरह से और उसमें मांगा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने 2025 का फॉर्म फिलअप किया या कर रहे हैं, तो आपको 2023, 2022 और 2024 का विवरण स्पष्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही ये फील होगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बट अच्छे साइबर कैफ़े में जाके आप अच्छे से विजिट करें और देन आफ्टर आप अच्छे से चीज़ों को कर ले। और इसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ज़रूर उस पर फोकस करना चाहिए। हालांकि पहले से ऑलरेडी जिन्होंने बना रखा है इनफैक्ट उनके लिए तो बहुत मतलब अच्छा है। डैट मीन्स जो बिल्कुल ही फ्रेशर बच्चे हैं उनको इन चीज़ों को समझना होगा कि कुछ भी ना डाल दे। और जो जेन्युइन आपको जो चीज़ें चाहिए, देखिए हवाई में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट आप जेन्युइन जिस पर्सपेक्टिव से आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं और आईपीएस बनना चाहते हैं, तो देन आफ्टर आप चूज करें कि हमें किस सर्विस में जाना है। और आपका लक्ष्य तो बिल्कुल ही तय होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है और क्या, चूँकि आप यू आर ग्रेजुएट एंड सो बेसिकली यू हैव टू बी डिसाइड, ये आपका डिसीजन होगा। इसमें कोई मतलब क्या ही आपकी हेल्प करेगा। सो बेसिकली आप
इसको ज़रूर आप करेंगे, राइट। सो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं यूपीएससी के फॉर्म फिलअप को लेकर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई आईएएस हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस हैं, तो जेन्युइन एक क्वेश्चन, जैसे 157 पेज का जो इंस्ट्रक्शन है, डेट मीन्स जब उसको पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर आईएफएस बन गया, उसको फिर बाद में मन किया कि नहीं नहीं मुझे आईएएस बनना है, तो क्या इसके लिए वो अप्लाइड कर सकता है, कर सकते हैं, बट जो उनकी आईएफएस की जो पोस्ट हैं उनको रिजाइन करना होगा। देन आफ्टर फिर वो आईएएस मतलब इसके लिए फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति है जिसको लगता है कि आईएएस में उसको 305 रैंक आया, फिर भी उसको जैसे आईएएस मिल गया, लेकिन वो इगोइज़म वाला व्यक्ति है, या फिर कहे कि एक तरह से कि मुझे तो रैंक 1 to 10 के बिटवीन में चाहिए, तो क्या ऐसा कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम में तो बैठेंगे, बट रिज़ाइन देने के बाद ही बैठेंगे। तो 2 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे रिज़ाइन देने के बाद ही आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, सो बेसिकली बहुत चीज़ें हैं उसमें, आप फील कीजिए, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा। 1 से 2 घंटे तो फील करने में लग रहे हैं, तो इनफैक्ट काफ़ी वो भी महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों को समझे। और होपफुली अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप मतलब समय कम ही बचा है, आप सीधे माइग्रेट करें ना। आप मेट्रो से जाए, नियर खान मार्केट मेट्रो कहीं से भी आ रहे हैं, आप दिल्ली में कहीं भी हैं, कहीं से भी जाए तो डायरेक्ट आप खान मार्केट मेट्रो केंद्रीय सचिवालय से जस्ट आगे हैं, एक स्टेशन आगे हैं, आप वहाँ विजिट करें। और यूपीएससी भवन के पास, राइट, ये आप जो गेट देख रहे हैं, इनफैक्ट इससे थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रिसेप्शन काउंटर, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और काफ़ी एक डिसिप्लिन तरीके से आपकी सुनवाई की जाती है। वहाँ पे इमीडिएट रिएक्शंस के द्वारा आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो आई होप इधर उधर भटकने और इधर उधर विद्वान लोगों से पूछने के बजाय आप सीधे माइग्रेट करें यूपीएससी भवन, वहाँ पे जाए और वहाँ के रिसेप्शन काउंटर्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको साझा करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए मेरे तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो देन आफ्टर आप भी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सो यूपीएससी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। इधर उधर की चीज़ों से बचे और डायरेक्ट आप माइग्रेट करें यूपीएससी आयोग। ओके, थैंक यू।